एवरीवन, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। यहाँ पे आप CIN नंबर और एड्रेस वगैरह जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। 9/10/2024 को यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट का नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं 05 NFL 2024। तो यहाँ पे जो है ना रिक्रूटमेंट की जा रही है नॉन एग्जीक्यूटिव की इन NFL 2024। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जा रही है दोस्तों, भर्ती की जा रही है। इससे पहले दोस्तों अब यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा गया है NFL के बारे में, यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है एक नवरत्ना है, प्रीमियर प्रॉफिट मेकिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, जो कि एंगेज किस में है, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड अदर एग्रीकल्चर इनपुट with the vision of being a leading Indian company in fertilizer and beyond. With commitment to all stakeholders, NFL has 5 gas-based ammonia यूरिया प्लांट्स, यानी NFL के क्या हैं, 5 गैस बेस्ड अमोनिया यूरिया प्लांट्स हैं, जो कि नंगल एंड बठिंडा यूनिट इन पंजाब में है, पानीपत यूनिट इन हरियाणा में है, और 2 प्लांट्स हैं विजयपुर यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट गुन्ना इन मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर इनके 5 गैस बेस्ड अमोनिया यूरिया प्लांट्स हैं। तो यहाँ पे जो है नॉन एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे भर्ती की जा रही है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं फ्रॉम एनर्जेटिक यंग एंड क्वालिफाइड इंडियन नेशनल्स, यानी कि दोस्तों भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी स्टेट से आप यहाँ पे बिलोंग करते हो, किसी भी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो यंग इंडियन नेशनल फॉर रिक्रूटमेंट टू फॉलोइंग नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशन फॉर वेरियस यूनिट्स ऑफिसेज ऑफ NFL, यानी जो वेरियस यूनिट्स हैं, ऑफिसेज हैं NFL के, तो वहाँ के लिए ये रिक्रूटमेंट की जा रही है नॉन एग्जीक्यूटिव की। डिटेल यहाँ पे नीचे दी गई है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पोस्ट एंड लेवल बताया गया है। सबसे पहले है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन की यहाँ पे पोस्ट रहेगी, जिसकी जो बेसिक जो पे स्केल है वो यहाँ पे 23,000 से लेकर 56,500 तक रहेगा। टोटल पोस्टें 12 हैं, जिसमें से 7 जो हैं अनरिजर्व के लिए, SC के लिए 2 पोस्टें हैं, ST वालों के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, OBC NCL में जो आते हैं उनके लिए 2 पोस्ट है, और EWS कैटेगरी वालों के लिए 1 पोस्ट है, और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए यहाँ पे 2 पोस्टें रखी गई हैं। तो इस तरीके से ये जो 12 पोस्टें हैं दोस्तों, इनको यहाँ पे बांटा गया है। ठीक है जी। तो इसके अलावा जो है यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन की यहाँ पे पोस्ट है। 23,000 से आपकी सैलरी शुरू होगी, 56,500 तक रहेगी, एक ही पोस्ट है, और ये दोस्तों अनरिजर्व के लिए यहाँ पे रखी गई है। फिर यहाँ पे है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल एंड DT की पोस्ट है दोस्तों, एक ही पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए रखी गई है, सैलरी यहाँ पे सेम रहने वाली है इसके लिए भी। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों केमिकल लैब की, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 केमिकल लैब, 2 पोस्टें हैं, और दोनों की दोनों यहाँ पे अनरिजर्व के लिए रखी गई है। फिर यहाँ पे स्टोर असिस्टेंट की यहाँ पे पोस्ट है, सैलरी सेम रहेगी, इसके लिए भी 23,000 से लेकर 56,500 तक आपकी सैलरी रहेगी। 5 पोस्टें हैं दोस्तों, और ये यहाँ पे 5 पोस्टें किस तरीके से डिवाइड की गई है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटी गई है। ठीक है, अनरिजर्व के लिए 3, SC के लिए 1, और OBC NCL के लिए 1 पोस्ट है, और बाकी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी 1 पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे, तो वो आप यहाँ पे देख लेना। फिर लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 की पोस्ट है, सैलरी यहाँ पर भी सेम है, 3 पोस्टें हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई है। नर्स की यहाँ पे पोस्ट है दोस्तों, 4 पोस्टें हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पे रखी गई है, 23,000 से लेकर 56,500 तक आपकी सैलरी रहेगी। फिर यहाँ पे फार्मासिस्ट की यहाँ पे पोस्ट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए 23,000 से लेकर 56,500 आपकी सैलरी रहेगी, 2 पोस्टें यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांटी गई है। अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे पोस्ट है, 21,500 से लेकर 52,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है। 15 पोस्टें टोटल हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पे रखी गई है, वो आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी वाइज देख लेना। OT टेक्नीशियन की दोस्तों पोस्ट है,
ठीक है। देखिए ओटी टेक्नीशियन होता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन दोस्तों। तो ये जो कोर्स है इसकी जानकारी भी मैंने आपको प्रोवाइड की गई है, प्रोवाइड की ऑलरेडी की गई है दोस्तों ओटी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग में। तो आप देख लेना अगर ये कोर्स आप करना चाहते हो तो इसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने ओटी टेक्नीशियन यहाँ पे पोस्ट लेना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए ओटी टेक्नीशियन पोस्ट अगर आप यहाँ पे ले रहे हो तो 21,500 से आपकी सैलरी 52,000 तक जा सकती है। एक पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, यानी पोस्ट कम है लेकिन पोस्टें निकलती है दोस्तों अगर आपने ये कोर्स करके रखा होगा तो। फिर यहाँ पे है बठिंडा यूनिट देखिए बठिंडा यूनिट यहाँ पे बताया गया है, मतलब 5 इनके प्लांट्स हैं ना, तो वो यूनिट वाइज यहाँ पे बताया कहाँ कहाँ पर इनके प्लांट्स हैं, उस हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बठिंडा यूनिट के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड प्रोडक्शन की यहाँ पे 33 पोस्टें हैं जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज रखी गई हैं। और सैलरी आप यहाँ पे देख लीजिए। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 7 पोस्टें हैं, कैटेगरी वाइज बांटी गई है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इलेक्ट्रिकल की 4 पोस्टें हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन की 1 पोस्ट है जो अनरिजर्व के लिए रखी गई है। इस तरीके से जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड मैकेनिकल एनडीटी में 1 पोस्ट है दोस्तों, और ये भी अनरिजर्व के लिए। स्टोर असिस्टेंट के लिए 4 पोस्टें हैं, यहाँ पे बांटी गई है कैटेगरी वाइज। फिर यहाँ पे है नर्स की पोस्ट है दोस्तों, बठिंडा यूनिट के लिए नर्स की पोस्ट है 2 पोस्टें हैं और अनरिजर्व के लिए ये रखी गई है। फार्मासिस्ट की 1 पोस्ट है, ये भी अनरिजर्व कैटेगरी में आती है। फिर यहाँ पे है लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है इसकी यहाँ पे 2 रखी गई हैं, ठीक है, दोनों की दोनों अनरिजर्व में रखी गई हैं। फिर एक्सरे टेक्नीशियन की यहाँ पे पोस्ट है, 1 ही पोस्ट है दोस्तों। सैलरी तो यहाँ पे सेम है दोस्तों, आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा। अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है दोस्तों, अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पे कितनी है, 3 पोस्टें हैं, एक यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज रखी गई हैं। इसी तरीके से फिर अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल फिटर की यहाँ पे पोस्ट है जिसके लिए 21,500 से 52,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है। टोटल यहाँ पे 20 पोस्टें हैं जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटी गई हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट की यहाँ पे मैकेनिकल वेल्डर की पोस्ट, 2 पोस्टें हैं। सैलरी आप यहाँ पे देख लीजिए, अनरिजर्व के लिए 2 पोस्टें रखी गई हैं। अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पे 1 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई है। 21,500 से 52,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो। अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट की बात करें, अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे 5 पोस्टें हैं, ये यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांटी गई हैं। फिर यहाँ पे लोको अटेंडेंट ग्रेड थर्ड की यहाँ पे 1 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए रखी गई है। इस तरीके से ओटी टेक्नीशियन की यहाँ पे भी बठिंडा यूनिट के लिए 1 पोस्ट है दोस्तों, आप यहाँ पे देख लेना, और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे मतलब अनरिजर्व में रखी गई है, 1 ही पोस्ट है। फिर यहाँ पे पानीपत यूनिट जो है, पानीपत यूनिट में आप यहाँ पे देखिए, पानीपत यूनिट में जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड प्रोडक्शन में 20 पोस्ट हैं जो कैटेगरी वाइज बांटी गई हैं। फिर यहाँ पे पानीपत यूनिट में ही दोस्तों यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इंस्ट्रूमेंटेशन की 14 पोस्टें कैटेगरी वाइज बांटी गई हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है यूनिट वाइज यहाँ पे दोस्तों ये पोस्टें रखी गई हैं। फिर यहाँ पे देखिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इलेक्ट्रिकल की 3 पोस्टें यहाँ पे हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन की 1 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए रखी गई है। इस तरीके से जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड मैकेनिकल के लिए 1 पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे पानीपत यूनिट की। फिर यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड केमिकल लैब की 4 पोस्टें यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांटी गई हैं। स्टोर असिस्टेंट की 2 पोस्टें हैं। इसी तरीके से दोस्तों लोको अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की यहाँ पे 2 पोस्टें यहाँ पे हैं। नर्स की यहाँ पे 2 पोस्टें हैं। फार्मासिस्ट की 4 पोस्टें दोस्तों यहाँ पे हैं। लैब टेक्नीशियन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, 1 पोस्ट है दोस्तों। एक्सरे टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए रखी गई है। ओके, अकाउंट असिस्टेंट की भी यहाँ पे इनको रिक्वायरमेंट है, 1 पोस्ट है दोस्तों, और ये कैटेगरी वाइज बांटी है। अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल फिटर 15 पोस्टें हैं, सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रीशियन 1 पोस्ट है यहाँ पे, सैलरी यहाँ पे देख लीजिए कितनी क्या यहाँ पे रहने वाली है। इसी तरीके से दोस्तों फिर यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हो गया हमारे पास अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल डीजल मैकेनिक के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, 2 पोस्टें हैं। अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल टर्नर की रिक्वायरमेंट है, 3 पोस्टें टोटल हैं। अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट इलेक्ट्रिकल में 6 पोस्टें दोस्तों यहाँ पे हैं पानीपत यूनिट में। लोको अटेंडेंट ग्रेड थर्ड 2 पोस्टें हैं। ओटी टेक्नीशियन की 1 पोस्ट यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है। और इसी तरीके से फिर यहाँ पर आता है विजयपुर यूनिट, ठीक है। तो आप यहाँ पे विजयपुर यूनिट में भी आप इसी तरीके से देखोगे जूनियर इंजीनियरिंग
असिस्टेंट ग्रेड सेकंड प्रोडक्शन में 55 पोस्टें हैं, टोटल 55 पोस्ट हैं और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटी गई हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड मैकेनिकल में देखिए 6 पोस्टें हैं यहाँ पे विजयपुर यूनिट के लिए। फिर यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इलेक्ट्रिकल में 7 पोस्टें हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन की 1 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड मैकेनिकल की यहाँ पे 1 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड केमिकल लैब 4 पोस्टें यहाँ पे हैं, ठीक है, इसमें 4 पोस्टें हैं दोस्तों। स्टोर असिस्टेंट की यहाँ पे 8 पोस्टें हैं दोस्तों और नर्स की यहाँ पे 2 पोस्टें हैं। फार्मासिस्ट की यहाँ पे 3 पोस्टें हैं विजयपुर यूनिट के लिए। लैब टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से फिर यहाँ पे अटेंडेंट की यहाँ पे पोस्टें हैं और नेक्स्ट अगर हम बात करें लोको अटेंडेंट की भी यहाँ पे पोस्ट है दोस्तों। फिर यहाँ पे आता है मार्केटिंग डिवीजन, ठीक है। मार्केटिंग डिवीजन में आप यहाँ पे देखिए कितनी क्या यहाँ पे पोस्टें हैं। अकाउंट असिस्टेंट की यहाँ पे पोस्ट है, उसके बाद कारपोरेट ऑफिस में आप यहाँ अकाउंट असिस्टेंट की 2 पोस्टें हैं, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे पोस्टें बताई गई हैं। जो यूनिट हैं दोस्तों इनके NFL के जो यूनिट्स हैं ना, तो उनके यूनिट्स वाइज यहाँ पे कितना क्या कौन से यूनिट में कितनी क्या यहाँ पे पोस्टें मतलब कितनी के यहाँ पे रिक्वायरमेंट इनको है, तो उस हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। कहीं पर नर्स की भी रिक्वायरमेंट है, OT टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है ना, इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो मैंने आपको बता दिया यूनिट वाइज यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके कुछ और यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों पे एंड पर्क के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे ना, उनको यहाँ पे क्या है, विल बी प्लेस्ड एट अ मिनिमम बेसिक पे इन ए पे स्केल इंडिकेटेड फॉर ईच पोस्ट। तो यहाँ पे जो पे स्केल, यहाँ पे जो बेसिक पे जो यहाँ पे बताया गया है ना, हर एक पोस्ट के आगे जैसे मैंने आपको बताया कितनी क्या सैलरी यहाँ पे होने वाली है। तो बेसिक पे के अलावा आपको यहाँ पर हर तरह का अलाउंसेज आपको मिलता है, हर तरह का आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे डियरनेस अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, कंपनी का एकोमोडेशन मिलता है, ठीक है जी। इसके अलावा लीव एनकेसमेंट, मेडिकल फैसिलिटी होती है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे होता है, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड PF आपका होता है, ग्रेचुइटी, कंट्रीब्यूटरी सुपर एन्यूशन बेनिफिट फंड स्कीम, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस वगैरह। तो एज पर कंपनी रूल इन्फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है आपको हर तरह का यहाँ पे बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है कि ये जो पोस्टें हैं इसके लिए क्या कुछ आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड जो प्रोडक्शन की पोस्ट है, इसके लिए मिनिमम एज आपकी 18 साल, मैक्सिमम एज आपकी 30 साल यहाँ पे बताई गई है। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगा, तो रेगुलर आपने BSc किया होना चाहिए। BSc मतलब देखो BSc भी किया होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से आपने BSc किया हो, रेगुलर बेसिस पर किया हो और मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए BSc में, ठीक है। BSc आपने दोस्तों फिर से मैं बता देता हूँ, रेगुलर BSc आपने की होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ से और मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप SC ST PWD या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, मतलब ऑलरेडी आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं और आप इस पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं किसी की, तो आपके लिए 45% मार्क्स अगर आए हैं एग्रीगेट BSc में तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नहीं है तो फिर 3 साल का डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग से या फिर केमिकल इंजीनियरिंग यानी पेट्रोकेमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर से 3 साल का डिप्लोमा यहाँ पे बताया गया है। 50% मार्क्स के साथ अगर अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, कैटेगरी में कर रहे हो तो 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। और जो 3 साल का आपने डिप्लोमा किया हो ये आपने जो है किसी रिकॉग्नाइज मतलब अच्छे कॉलेज से किया होना चाहिए, कोई ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं होना चाहिए, तो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट कॉलेज से आपने किया होना चाहिए। तो आपको पता लग गया दोस्तों, या तो BSc आपने की हो या 3 साल का डिप्लोमा आपने केमिकल इंजीनियरिंग से किया हो। मिनिमम 50% मार्क्स के साथ अगर आप जनरल कैटेगरी से यहाँ पे आते हैं और अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एज आपको यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो आपने देख ली, यहाँ पे मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल। बाकी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा।
नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड मैकेनिकल की जो पोस्ट है इसमें मिनिमम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड जो मैकेनिकल की पोस्ट है इसमें आपने 3 साल का मैकेनिकल में डिप्लोमा किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। कैटेगरी में आते हो तो 45% मार्क्स के साथ। क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इंस्ट्रूमेंटेशन की यहाँ पे जो पोस्ट है एज तो यहाँ पे सेम ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे जूनियर इंजीनियर जो असिस्टेंट ग्रेड से इंस्ट्रूमेंटेशन की यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है, तो इसमें आपने इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल विद मिनिमम 50, मतलब ये जो यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा है ना, ये इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पे बताया गया है कि इंस्ट्रूमेंटेशन में ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना आप किस में आपने किया है, जो जो यहाँ पे और करके बताया है ना, इसमें अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 50% तो मार्क्स आपके होने चाहिए, और ये तो होंगे ही दोस्तों, मिनिमम इतने मार्क्स तो आपके होंगे ही। फिर यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल की पोस्ट, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। इसके लिए 3 साल का आपने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया हो या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया हो या इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन में किया हो या इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन में किया हो या फिर दोस्तों पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, डिप्लोमा किया होना चाहिए 3 साल का, ओके। 50% मार्क्स के साथ अगर आप जनरल में आते हैं। फिर यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन के लिए आपने 3 साल का ड्राफ्ट्समैन में डिप्लोमा किया हो, ठीक है। इस तरीके से फिर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड एनडीटी में आपने क्या किया होना चाहिए, 3 साल का यहाँ पे भी डिप्लोमा किया हो आपने मैकेनिकल में 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व में आते हैं, जनरल में अप्लाई करते हो, तो अगर आप उसमें अप्लाई करते हो कैटेगरी में तो 45%। फिर यहाँ पे केमिकल लैब की यहाँ पे जूनियर इंजीनियर जो यहाँ पे केमिकल लैब की पोस्ट है, इसके लिए आपने 3 साल का रेगुलर बीएससी डिग्री की होनी चाहिए केमिस्ट्री के साथ, विद केमिस्ट्री आपने बीएससी की होनी चाहिए, बीएससी डिग्री आपने की होनी चाहिए 3 साल की रेगुलर, ठीक है। बीएससी डिग्री आपने रेगुलर की होनी चाहिए 3 साल की, और केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और 50% आपको मार्क्स होने चाहिए बीएससी में, ठीक है जी। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्टोर असिस्टेंट की जो पोस्ट है, तो स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपने फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन आपने की होनी चाहिए, साइंस कॉमर्स या आर्ट्स से आपने की होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना। स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो एज तो देख लीजिए 18 साल मिनिमम, 30 साल मैक्सिमम यहाँ पे एज बताई गई है। बाकी कितना क्या रिलैक्सेशन है मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा, सारी चीज़ें डिटेल यहाँ पे बताऊँगा सारी चीज़ें। तो स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो फुल टाइम की ग्रेजुएशन आपने की होनी चाहिए, या तो साइंस में आपने ग्रेजुएशन की हो, या तो कॉमर्स में की हो, या तो आर्ट्स में की हो, किसी में भी आपने की है। 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में आपके होने चाहिए अगर आप जनरल में अप्लाई करोगे, और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो 45% मार्क्स आपके होने चाहिए दोस्तों ग्रेजुएशन में, ठीक है। फिर लोको अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो फुल टाइम का आपने रेगुलर 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहेगी। और साथ ही दोस्तों लोको अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की जो पोस्ट है ना, इसके लिए 3 साल का आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा तो किया होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट है ना वो नॉट बी कलर ब्लाइंड, आपका कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मस्ट हैव मिनिमम आपकी जो विजन स्टैंडर्ड यहाँ पे बताया गया है, जो आपकी नज़र है 6/6 यहाँ पे होनी चाहिए। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे लोको अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो फिर यहाँ पे नर्स की भी पोस्ट है, तो अगर आपने यहाँ पे 10+2 किया हुआ है, यानी हायर सेकेंडरी जो 12वीं होता है, 12वीं आपने साइंस में किया है, और साथ में फुल टाइम का रेगुलर डिप्लोमा आपने किया है जनरल नर्सिंग से, मतलब जीएनएम आपने किया है, ठीक है ना। 10+2 किया है साइंस में, उसके बाद फुल टाइम का आपने रेगुलर डिप्लोमा किया है जीएनएम में 50% मार्क्स के साथ। अगर आप जनरल में अप्लाई करोगे, जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं, और अगर आप SC ST या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो 45%, जैसे कि हर पोस्ट के लिए यहाँ पे इन्होंने रखा है। या फिर दोस्तों अगर ये आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, या फिर फुल टाइम का आपने रेगुलर जो है BSc नर्सिंग की होनी चाहिए,
ठीक है, नहीं डिग्री आप एक तरह से आपने डिग्री की होनी चाहिए, फुल टाइम की यहाँ पे रेगुलर बीएससी नर्सिंग आपने की होनी चाहिए, और या पोस्ट बेसिक नर्सिंग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग, तो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ ये भी होना चाहिए। ठीक है जी, और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए विद द स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो ये नर्सिंग की पोस्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मासिस्ट की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए देख सकते हो यहाँ पे 10+2 आपने साइंस में किया होना चाहिए, और फुल टाइम का डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए फार्मेसी से 50% मार्क्स के साथ। या फिर और में बताया कि अगर आपने फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री फार्मेसी में की है, मतलब बी फार्मा आपने किया है 50% मार्क्स के साथ, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए। उसके बाद है यहाँ पे लैब टेक्नीशियन यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है। इसके लिए 10+2 साइंस में आपने किया हो और फुल टाइम का रेगुलर डिप्लोमा आपने किया हो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से 50% मिनिमम मार्क्स के साथ, और या फिर और में आपने रेगुलर बैचलर डिग्री की हो दोस्तों बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। ठीक है, ये भी 50% मार्क्स के साथ बताया है अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। अगर आप यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं तो 45% मार्क्स के साथ। फिर यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के अलावा यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन में भी देखो एज तो सभी पोस्टों के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो तो बहुत ही लंबा होने वाला है। तो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, एज यहाँ पे देख लीजिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे 10+2 साइंस में होना चाहिए, साथ में फुल टाइम का रेगुलर डिप्लोमा आपने एक्सरे में किया हो या मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी में किया हो या रेडियोग्राफी टेक्निक्स रेडियोग्राफी में किया हो, और 50% मार्क्स के साथ अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, और अगर आप SC ST या PWD या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं तो 45% मार्क्स के साथ। और मैं यहाँ पे बताया है अगर ये क्वालिफिकेशन आपकी नहीं है, मतलब 10+2 के साथ डिप्लोमा आपका नहीं है, तो फिर आपने क्या किया होना चाहिए, फुल टाइम का रेगुलर BSc आपका होना चाहिए। ठीक है, BSc ऑनर्स आपने किया होना चाहिए, BSc रेडियोग्राफी में किया हो या मेडिकल टेक्नोलॉजी में किया हो या फिर रेडियोग्राफी में किया हो, मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड रेडियोग्राफी आपने किया हो, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में आपने किया हो, या फिर दोस्तों रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग, रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग साइंस टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें से किसी में भी मतलब आपने जो भी कोर्स यहाँ पे किया है ना एक्सरे टेक्नीशियन के रिलेटेड में जो भी कोर्स यहाँ पे कराया जाता है, तो फुल टाइम का या तो रेगुलर BSc आपने किया हो इसमें, या फिर 10+2 के बाद आपने फुल टाइम का रेगुलर डिप्लोमा किया हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है, अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए देख सकते हो यहाँ पे 3 साल का आपने BCom किया होना चाहिए रेगुलर, फुल टाइम रेगुलर 3 साल का आपने BCom डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, किसी भी अच्छे कॉलेज से आपने किया होना चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ पे अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल फिटर की यहाँ पे पोस्ट है, जिसके लिए 10th के बाद आपने रेगुलर ITI किया होना चाहिए, और फिटर ट्रेड के अंदर 50% मार्क्स के साथ, अगर आप जनरल हैं, अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो 45% मार्क्स के साथ। तो यहाँ पे देखो क्या है, 10th के साथ ITI वाले भी यहाँ पे ITI वालों के लिए अभी यहाँ पे पोस्ट है तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल वेल्डर की पोस्ट है, इसके लिए भी 10th के बाद आपने वेल्डर ट्रेड में ITI किया होना चाहिए। अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है, इसमें 10th के बाद आपने ITI की होनी चाहिए ऑटो इलेक्ट्रिशियन में। इसी तरीके से अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल डीजल मैकेनिक की यहाँ पे पोस्ट है, इसके लिए आपने 10th के बाद रेगुलर ITI की होनी चाहिए डीजल मैकेनिक ट्रेड में। इस तरीके से नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट मैकेनिक टर्नर, तो इसमें आपने 10th के बाद टर्नर ट्रेड में दोस्तों यहाँ पे ITI की होनी चाहिए। अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट मैकेनिस्ट की यहाँ पे पोस्ट है, तो इसके लिए भी आपने 10th के बाद ITI की होनी चाहिए मैकेनिस्ट ट्रेड में। फिर यहाँ पे है नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल बोरिंग मशीन, तो इसके लिए आपने 10th किया होना चाहिए, 10th के बाद आपने ITI रेगुलर की होनी चाहिए मैकेनिस्ट ट्रेड में। नेक्स्ट है दोस्तों अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन की पोस्ट है, इसके लिए आपने 10th के बाद रेगुलर ITI की होनी चाहिए दोस्तों इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 50% मार्क्स के साथ,
और 45% मार्क्स के साथ अगर आप जनरल में आते हैं, कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो। फिर अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट इलेक्ट्रिकल की भी यहाँ पे पोस्ट है, जिसके लिए 10th के बाद आपने रेगुलर ITI की होनी चाहिए दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन या फिर इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर टेक्नीशियन ट्रेड में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए भी पोस्ट है। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3rd की यहाँ पे पोस्ट है, जिसके लिए आप यहाँ पे देख लीजिए मैट्रिकुलेशन आपने किया हो प्लस फुल टाइम का आपने डिप्लोमा मतलब ITI किया हो, फुल टाइम का रेगुलर ITI आपने किया हो मैकेनिक डीजल ट्रेड में, ओके, 55% मार्क्स के साथ। और नेशनल अप्रेंटिस जो है आपने की होनी चाहिए इसके लिए। और साथ ही साथ दोस्तों लोको अटेंडेंट ग्रेड 3rd की ये पोस्ट है, तो इसके लिए यहाँ पे आपका कलर ब्लाइंड भी देखा जाता है, तो कैंडिडेट शुड नॉट भी कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए आप, और आपकी जो मिनिमम विजन है ना इसका स्टैंडर्ड 6/6 का होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा OT टेक्नीशियन में आप देखिए यहाँ पे OT टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, OT टेक्नीशियन के लिए एज तो यहाँ पे सभी पोस्टों के लिए सेम है दोस्तों, 18 साल मिनिमम, 30 साल मैक्सिमम एज अगर आप आती है आपकी तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी कैटेगरी में जो भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन दिया गया हो वो आपको मिल जाएगा। अब देखिए OT टेक्नीशियन के लिए आपने 10+2 किया होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से, मिनिमम जो है 1 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा आपने ऑपरेशन थिएटर का किया होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स या ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी या ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी से, ठीक है। 50% मार्क्स के साथ अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और 45% मार्क्स के साथ अगर आप SC ST PWD या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं तो। और आर में आपको यहाँ पे और भी बताया OT टेक्नीशियन के लिए, एक तो ये क्वालिफिकेशन होगी आपकी कि भाई 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आपने किया हो 10+2 अपना, और 1 साल का कम से कम ऑपरेशन थिएटर का डिप्लोमा हो। अगर ये नहीं है आपके पास तो फिर और में बताया है कि 10+2 आपने किया होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ, मिनिमम जो है साथ में मिनिमम 1 ईयर की सर्टिफिकेट आप कोर्स आपने की होनी चाहिए ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स या फिर ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, मतलब सर्टिफिकेट कोर्स किया हो आपने या फिर डिप्लोमा आपका होना चाहिए 1 साल का कम से कम 12th के बाद, ठीक है। बाकी सभी पोस्टों के लिए यहाँ पे जनरल में 50% मार्क्स यहाँ पे मांगे गए हैं, और जो SC ST या फिर जो PWD या फिर जो डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए यहाँ पे बताया गया है 45% मार्क्स आपके अगर आए हैं, जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है उसमें 45% मार्क्स अगर आपके आए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कट ऑफ डेट आप यहाँ पे देखिए, द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन रेस्पेक्ट ऑफ एज, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस शैल बी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो यहाँ पे एज है, जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है या फिर एक्सपीरियंस जो भी यहाँ पे मांगा गया है, ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी 30/9/2024 को। समझ में आ रहा है? 30/9/2024 को आपकी एज देखी जाएगी, तो ये 18 साल मिनिमम, 30 साल ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से जो क्वालिफिकेशन अगर 12th किसी पोस्ट के लिए मांगा है तो 30/9/2024 तक आपका जो 12th है वो क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। ये यहाँ पे इसीलिए ये बताया गया है कि 30/9/2024 को आपकी एज की गिनती भी की जाएगी और आपकी क्वालिफिकेशन को भी चेक किया जाएगा कि इस डेट तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है जी। और यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि जो एज लिमिट यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है ना, ये जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बताई गई है। बाकी SC ST OBC PWD जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं ना, उनको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हर एक पोस्ट के लिए मैंने आपको बता ही दी है। जनरल OBC एंड AWS कैटेगरी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस प्लस एप्लीकेबल चार्जेस। तो देखिए यहाँ पे फीस क्या लगने वाली है आपकी, यहाँ पे जो जनरल OBC और जो EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे फीस जो है पे करनी है, और ये फीस आपको वापस नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो फीस प्लस जो भी चार्जेस वगैरह लगेंगे वो आपको यहाँ पे देख सकते हो। तो अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो जनरल EWS और OBC क्या बताया गया, फीस किसको पे करनी है, जनरल OBC और EWS कैटेगरी वालों को फीस पे करनी है। तो देखो यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करोगे जनरल OBC और EWS वाले तो 200 रुपये प्लस
बैंक के जो चार्जेस हैं ये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। जूनियर इंजीनियरिंग में अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो 200 प्लस जो भी बैंक के चार्जेस होंगे। तो जो भी यहाँ पे पोस्टें मेंशन की गई हैं उसके लिए आप यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो 200 प्लस जो बैंक चार्जेस यहाँ पे हैं वो आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। चाहे फिर जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, जो जनरल वाले हैं, जो EWS वाले हैं और जो OBC वाले हैं, ठीक है जी, तो उनके लिए यहाँ पे फीस है, देख सकते हैं यहाँ पे OBC वाले, EWS और जनरल वाले, इनको यहाँ पे फीस पे करनी है। जो भी 200 प्लस बैंक के जो चार्जेस रहेंगे वो आपको पे करने हैं और ये फीस आपको कभी भी मतलब किसी भी केस में वापस नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया प्रोसीजर, एप्लीकेशन प्रोसीजर, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो जो भी एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। 9/10/2024 से यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 8/11 यानी 8 नवंबर 2024 तक आप ऑनलाइन मोड से यहाँ पे ये जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आपको फ़ीस भी यहाँ पे कटानी है। कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना है, तो सबसे पहले आपको NFL की वेबसाइट पर जाना है जो कि है www.nationalfertilizer.com। पहले यहाँ पे जाना है, फिर कैरियर में वहाँ पे जाना है, फिर रिक्रूटमेंट इन NFL में जाना है आपको, उसके बाद रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन NFL 2024 यहाँ पे आपको जाना है और आगे फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं कि कैसे कैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर, तो यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, यहाँ पे बताया कि आपका फ़ोटो, सिग्नेचर और जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको अपलोड करनी है, ठीक है, अपलोड करनी है जो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे। तो देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए 10वीं का मार्क्स कार्ड आपको अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट बताया कि 2 MB आपको मैक्सिमम साइज़ यहाँ पे 2 MB का होना चाहिए, PDF में होना चाहिए तो अपलोड हो जाएगा। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के प्रूफ के लिए जो भी आपकी मार्कशीट्स होंगी, डिग्री सर्टिफिकेट्स होंगी वो आपको अपलोड करनी है और इसका भी यहाँ पे साइज़ बताया गया है, इसी साइज़ में आपको अपलोड करना है। अगर आप मतलब पहले से एम्प्लॉय रहे हैं तो उसका प्रूफ जो है अगर आपके पास है तो वो आप जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना, अगर आपके पास है तो आप अपलोड करोगे। इसका भी फॉर्मेट यहाँ पे बताया गया है, PDF में ही आपको अपलोड करनी है, ठीक है जी। फिर कास्ट, जो भी SC ST OBC वाले हैं, जो भी आपका केस आता है तो वो आप यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करोगे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर। इसका भी यहाँ पे साइज़ बताया गया है, EWS के लिए भी यहाँ पे बताया गया है, हर एक के लिए यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। JNK डोमिसाइल्ड बिटवीन 1/1/1980 टू 31/12/1999। जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है राइटिंग में, लिखने में, तो वो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। साइज़ सबका यहाँ पे 2 MB यहाँ पे मांगा गया है PDF में, ठीक है। ओनली यहाँ पे जो फोटोग्राफ है ना, फोटोग्राफ जो है लेटेस्ट होना चाहिए, 2 MB होना चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। और जो साइन होती है, साइन भी आपको स्कैन कॉपी ऑफ साइन जो है वो आपको अपलोड करनी है, 2 MB JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में अपलोड आपको करना है। फिर यहाँ पे पेमेंट ऑफ फीस जो है आप कटा सकते हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI ID के थ्रू, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। फीस आपको यहाँ पे करनी ही करनी है। तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी को डाउनलोड करना चाहिए, फीस रिसिप्ट को भी अपने पास रखना चाहिए कि आपने फ़ीस पे कर ली है, ठीक है। एडमिट कार्ड जो हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे जब यहाँ पे एग्ज़ाम डेट जो है वो डिक्लेयर की जाएगी, क्योंकि इसके लिए आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा ना। तो जब एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर की जाएगी तो आप एडमिट कार्ड भी यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, तो यहाँ पे जो है देख सकते हो दोस्तों, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको ऑफलाइन जाना होगा, यानी ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है और ये OMR बेस्ड होने वाला है, ठीक है। यानी OMR आंसर शीट आपको देंगे और एक क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर आपको OMR जो शीट है उस पर आपको मतलब सर्कल करना होता है, इस तरीके से जो है डार्क करना होता है, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया भी है, फिर भी अगर कोई डाउट है इसके रिलेटेड तो मुझे बता देना, ठीक है जी। तो OMR बेस्ड आपका होने वाला है और जो कौन से दिन होने वाला है, डेट क्या रहेगी, टाइम क्या रहेगा, वेन्यू क्या रहेगा, वो एडमिट कार्ड पर आपके जो है वो बता दिया जाएगा आपको। एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे
सारी चीज़ें मेंशन होंगी। और जब भी आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा उससे पहले ही आपके एडमिट कार्ड यहाँ पर इशू कर दिए जाएंगे। उनको आपको डाउनलोड करना होगा साइट पे जाके, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मेंशन होंगी। ठीक है जी। सेंटर्स कौन कौन सी जगह पे होंगे, मतलब कहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, ऑफलाइन OMR बेस्ड जो टेस्ट रहेगा वो कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा देने के लिए। तो देखो रांची जाना पड़ेगा झारखंड में, लखनऊ में यहाँ पे लखनऊ उत्तर प्रदेश आपको एग्ज़ाम होगा, चंडीगढ़ यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, रायपुर छत्तीसगढ़ यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, न्यू दिल्ली, नोएडा, उसके बाद बेंगलुरु, भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, जयपुर, मुंबई, गुवाहाटी, कोलकाता, जम्मू, भुवनेश्वर और अमरावती, इसके बाद यहाँ पे विजयवाड़ा, पटना, ग्वालियर। तो ऐसी जगहों पर जो है आपका एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है, यानी कि आपकी ही सिटी में ही आपको इसका जो सेंटर है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटर्स बताए गए हैं, टेंटेटिव सेंटर्स बताए गए हैं, ये भी अभी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसी को लेकर चलना है। उसके बाद दोस्तों कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो OMR बेस्ड टेस्ट होगा ना, ये 2 पार्ट्स में होगा, डिसिप्लिन रिलेटेड और एप्टीट्यूड रिलेटेड आपका यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे जो मीडियम रहेगा टेस्ट का वो रहेगा राजभाषा, हिंदी और इंग्लिश में। तो किसी में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2 घंटे आपको दिए जाएंगे पेपर को करने के लिए, और टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 150 पूछे जाएंगे ऑफ 1 मार्क्स ईच, मतलब 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स के रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है। आउट ऑफ विच 100 क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम मिक्स ऑफ कोर्स करिकुलम ऑफ क्वालिफाइंग कोर्स मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है ना, 100 क्वेश्चन आपको वहाँ से ही पूछा जाएगा। जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पे आपने अप्लाई किया होगा उसके लिए जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी होगी, मांगी होगी, तो उसमें जो भी आपने पढ़ा होगा दोस्तों, आपकी जो भी पढ़ाई होगी ना, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, वहाँ से ही 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकी फिर 50 क्वेश्चन जो है वो जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज अवेयरनेस से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अगर किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर भी आपने दे दिया, कोई भी आपके मार्क्स वगैरह नहीं काटे जाएंगे। ओके, these being group C non-executive level post, there will be no interview and selection of the candidates for appointment shall be made purely on the basis of marks obtained in OMR based test। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो फाइनल आपकी सिलेक्शन होने वाली है ना, ये जो ग्रुप सी नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट है, तो इसके लिए कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं होने वाला है। ओनली आपका यहाँ पे जो OMR बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा, उसमें जो भी आपकी परफॉर्मेंस रही होगी, जो भी मार्क्स वगैरह आप लोगे, उसी बेसिस पर फिर यहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट होने वाली है, मतलब ये पोस्ट आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात है कोई भी इंटरव्यू नहीं है दोस्तों, और ओनली यहाँ पे आपका टेस्ट लिया जाएगा, ऑफलाइन मोड से आपका टेस्ट होगा। तो वहाँ पर अगर आपने अच्छे से दे दिया तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया है हाउएवर NFL के पास राइट है कि वो यहाँ पे स्किल जो टेस्ट होता है, जो ट्रेड वाइज टेस्ट वगैरह होता है, तो वो जो है फॉर एनी या फिर मतलब किसी भी पोस्ट के लिए वो स्किल टेस्ट ले भी सकते हैं। NFL के पास ये राइट है कि वो स्किल टेस्ट जो है ले भी सकते हैं, सभी पोस्टों के लिए भी ले सकते हैं, या किसी पोस्ट के लिए, किसी भी मतलब इसमें से जो पोस्ट है ना उसमें किसी किसी पोस्ट के लिए ले सकते हैं। तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे अगर स्किल टेस्ट लिया जाएगा तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद जो है जनरल SC ST OBC NCL EWS कैंडिडेट्स, मेरिट लिस्ट ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन OMR। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम 50% आपको लाने पड़ेंगे, दैट इज 75 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे 150 में से OMR बेस्ड टेस्ट में। एंड ऑल सच कैंडिडेट्स विल बी एम्पैनल्ड यूनिट कैटेगरी वाइज इन ऑर्डर टू मेरिट।
तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम इतना स्कोर आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा, ऐसा इन्होंने बताया है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी दोस्तों हो चुकी है, इसके लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूँ, क्योंकि यार शॉर्ट में ना यहाँ पे कवर नहीं हो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो फिर यहाँ पे कमेंट आते हैं, डाउट्स आपके क्रिएट हो जाते हैं, तो इस कारण से फिर ये लंबी ही बन चुकी हैं। तो आप थोड़े से झेल लीजिए, झेल सकते हैं तो, या फिर फास्ट करके इसको देख लीजिए, ठीक है। ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। सभी कैंडिडेट यहाँ पर, मैंने आपको बताया था ना, शुरू में ही बताया था कि सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं बताया कि भाई मेल अप्लाई नहीं कर सकता या फीमेल अप्लाई नहीं कर सकता, या फिर कोई किसी पर्टिकुलर स्टेट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ओनली इंडियन नेशनल्स जो भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास है, फुलफ़िल करते हैं आप सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, तो आप ज़रूर यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 200 रुपये की फ़ीस है, प्लस जो बैंक के चार्जेस वगैरह लगेंगे वो आपको पे करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने आपको बता दिया था, पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट डेट के बारे में, और वेबसाइट भी यहाँ पे मेंशन की गई है, तो एक बार फिर से आप देख लो। 9/10/2024 से यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो फॉर्म को सबमिट करने की रहेगी वो रहेगी 8/11/2024, और अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक आपसे लग जाती है तो विंडो ओपन रहेगी करेक्शन के लिए 10/11/2024 और 11/11/2024, ठीक है। 2 दिन यहाँ पे विंडो ओपन रहेगी। तो आप यहाँ पे कुछ सुधार करना चाहते हैं, वैसे तो आपको गलती लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई जल्दबाजी में आप कोई फॉर्म मत फिल कीजिए दोस्तों, आराम से कीजिए ताकि कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो। लेकिन फिर भी लग जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे विंडो ओपन रहेगी 2 दिन, तो आप कर सकते हैं। 10/11 से लेकर 11/11 तक यहाँ पे विंडो ओपन रहेगी। इसके बाद यहाँ पे आपसे ये भी बताया गया, कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन वेल इन टाइम। मतलब लास्ट डेट का आप इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि लास्ट पर हो सकता है साइट डाउन हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाए फॉर्म को फिल करने के लिए। तो इसलिए आप पहले ही दोस्तों टाइमली आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। सो होप करता हूँ दोस्तों सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, और किसी भी जॉब के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे वो भी आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।